हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनी लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 26 अप्रैल 2022 का डेली हिंदू एनालिसिस करेंगे। एंड फ्रेंड्स, टुडेज न्यूज़पेपर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम टू पॉइंट ऑफ व्यू। एक इकोनॉमिक्स के न्यूज़ काफ़ी आए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और दूसरा फॉरेन रिलेशन से रिलेटेड, फॉरेन अफेयर से रिलेटेड काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सिप्री का रिपोर्ट अबाउट द मिलिट्री एक्सपेंडिचर ऑफ इंडिया। इंडिया हैज़ बिकम द थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री इक्विपमेंट्स बायर इन द वर्ल्ड। तो हम आज उस रिपोर्ट को अच्छे से पढ़ेंगे एंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इस क्लैट में भी वो पैसेज आ सकता है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन मूविंग ऑन, आज जो एडिटोरियल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दैट इज रिलेटेड टू पावर सेक्टर। अब पावर सेक्टर के बारे में तो हमने बहुत कुछ पढ़ा है, पर आज का जो आर्टिकल है वो थोड़ा डिफरेंट है। वो थोड़ा सा रीजनल कोऑपरेशन की बात करता है साउथ एशिया में अबाउट दी पावर सेक्टर, कि कैसे हम डिफरेंट कंट्रीज के जो एक्सपर्टाइज है, जैसे कि बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इंडिया इज़ देयर, पाकिस्तान इज़ देयर, कैसे हम इनको यूटिलाइज कर सकते हैं, इनके एक्सपर्टाइज को यूटिलाइज कर सकते हैं टू रिजॉल्व द पावर क्राइसिस प्रॉब्लम ऑफ साउथ एशिया। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, वाई दैट एडिटोरियल इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज यू ऑलरेडी नो देर आर 4 states which are going through coal shortage, that are गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड छत्तीसगढ़। तो ये हम इसके बारे में तो वो आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, सो नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द फॉरेन अफेयर्स पेज, वहाँ पे हम पढ़ेंगे अबाउट दी फ्रेंच प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है अगर उससे रिलेटेड पैसेज क्लैट में आ गया, या अगर फैक्चुअल क्वेश्चन क्लैट में अगर आते हैं तो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़। सो द फर्स्ट न्यूज़ इज अबाउट द रायसीना डायलॉग। तो ये जो है हमारी यूरोपियन कमीशन की जो चीफ हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, उर्सुला वोन देर लेन, उर्सुला वोन देर लेन, शी is in visit to India, and for the first time she is taking part in Raisina dialogue. Now अगर आपके हाथ में कॉपी और पेन है, so start writing important points about Raisina dialogue. So Raisina dialogue एक ऐसा डायलॉग है जो इंडिया जिसको होस्ट करता है, दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड, रायसीना, ये रायसीना क्या है? तो फ्रेंड्स, जो हमारा प्रेसिडेंशियल हाउस है, जो हमारा प्रेसिडेंशियल प्रेसिडेंट जो वहाँ पर रहते हैं, ठीक है, वो जिस हिल पे लोकेटेड है उसका नाम है रायसीना हिल। कभी कभी ये फैक्चुअल क्वेश्चन भी आता है कि दैट द प्रेसिडेंट्स हाउस इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स इन न्यू दिल्ली और दिल्ली, दैट आंसर इज रायसीना हिल। तो वहाँ से ये नाम आया है रायसीना डायलॉग। अभी जो रायसीना डायलॉग है, इट फोकसेस ऑन डिस्कसिंग सर्टन इश्यूज रिलेटेड टू जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स। जो 2022 का रायसीना डायलॉग है, इट हैज 6 themes. First is rethinking democracy, second is end of multilateralism, third is water caucuses in Indo-Pacific, then communities, then green transition, and the sixth one is tech war. I repeat, the 6 themes of Raisina dialogues are rethinking democracy, end of multilateralism, water caucuses, communities, green transition, and tech war. Okay, so this is about the Raisina dialogue. The third important point about the Raisina dialogue, which is very important, is कि Raisina dialogue इंडिया में होस्ट होता है, बट हु आर द 2 entities which host this dialogue? तो जो 2 entities हैं जो होस्ट करती हैं रायसीना डायलॉग, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वन इज ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ORF, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, and the second one is Ministry of External Affairs. Please write me in the comment box who is our External Affairs Minister. Now coming to this topic, who is the European Union European Commission President? European Commission is the executive body of the 27 member nations European Union. European Union is headquartered at Brussels in Belgium. Britain or United Kingdom is not the part of European Union. तो इनकी जो यूरोपियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं उर्सुला वोन देर लेन। तो इन्होंने यहाँ पे कहा है कि दैट दे मीन्स रशिया एंड चाइना, दे हैव डिक्लेयर्ड दैट द फ्रेंडशिप बिटवीन देम हैज नो लिमिट्स, ओके, एंड दैट देयर आर नो फॉरबिडन एरियाज ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन रशिया एंड चाइना, एंड नाउ शी इज सीकिंग डिप्लोमेटिक एफर्ट्स टू एंड द रशिया यूक्रेन crisis. The next news is about Tamil Nadu, coming from Tamil Nadu. So Tamil Nadu में एक नया बिल पास हुआ है, okay, that is very important. That is Tamil Nadu has passed the bill which will give the power to the
state government to appoint vice chancellors to the universities. नॉर्मली जो स्टेट के गवर्नर्स होते हैं उनके पास ये पावर होता है टू अपॉइंट वाइस चांसलर्स टू दी यूनिवर्सिटीज एंड दे हैव टू अपॉइंट VCs, that is vice chancellor, from a panel of 3 names which is recommended by a selection committee. ये नॉर्मल प्रोसीजर है तमिलनाडु में. अब ये प्रोसीजर जो है वो चेंज होगा बिकॉज न्यू बिल इज गोइंग टू बी इंट्रोड्यूस्ड. नाउ क्या तमिलनाडु ऐसा पहला स्टेट है जो ये बिल पास कर रहा है वेयर द अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर्स टू द यूनिवर्सिटीज विल बी डन बाय द गवर्नमेंट एंड नॉट द गवर्नर? तो ऐसा नहीं है. इफ यू विल जस्ट सी, गुजरात यूनिवर्सिटी एक्ट 1949 एंड तेलंगाना यूनिवर्सिटी एक्ट 1991, they also give power to the state government to appoint vice chancellor. The next is factual question, that who is the governor of Tamil Nadu? It is R.N. Ravi. The next is this is not a very important news, but ये थोड़ा सा important इसके लिए है फ्रेंड्स. अगर आप रिमेंबर करेंगे कुछ सितंबर अक्टूबर की बात है कि मुंद्रा पोर्ट गुजरात में 3000 kg का हीरोइन सीज किया गया था, ठीक है, बाय द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, ओके, या डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने पहले ये हीरोइन कांडला पोर्ट में रिकवर किया था. ओके, तो ये जो आया था ये ईरान से आया था. अब 250 kg का हीरोइन और स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे कुछ पाकिस्तानी नेशनल्स, जिनको गुजरात के एंटी टेररिज्म स्क्वाड और इंडियन कोस्ट गार्ड ने अरेस्ट किया है. ओके, नाउ so this is the emerging problem, that is drug trafficking problem. अगर हम 13 ब्रिक्स समिट का देखेंगे, अगर हम दिल्ली सिक्योरिटी डायलॉग के बारे में बात करेंगे, तो both of these things they focused on drug trafficking, eliminating drug trafficking from South Asia. अब हम फ्रेंड्स आते हैं एक ऐसा डिस्प्यूट जो हम पहली बार सुन रहे हैं पर है बहुत पुराना, that is Kuril Island dispute. So Kuril Island is an island which is in the Pacific Ocean and it lies between Japan and Russia. और उसके बाद अगर आप कुरिल आइलैंड को देखोगे ध्यान से तो कुरिल आइलैंड में 4 आइलैंड्स होते हैं, ठीक है. सो यू कैन सी एंड इट लाइज बिटवीन सी ऑफ ओखोत्सुक एंड पैसिफिक ओशन, ठीक है. ये रहा आपका जापान और ये रहा आपका रशिया और ये रहा आपका कुरिल आइलैंड, ओके, विच इज़ 4 आइलैंड. उसके बाद अब क्या हुआ है, तो यहाँ पे जापान ने कहा है कि ऑन अप्रैल 22 दैट जापान डिप्लोमेटिक ब्लू बुक फॉर 2022 it has described that Kuril Island is under the illegal occupation under Russia, ठीक है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये सारे चीज़ें इम्पोर्टेंट है. अगर हम देखेंगे कि 1855 से पूरी स्टोरी स्टार्ट होती है, दैट इज ट्रीटी ऑफ शिमोगा विच गिव्स सदर्न क्यूरिल्स टू जापान एंड रेस्ट ऑफ द आइलैंड चेन टू रशिया, ओके. उसके बाद एक आइलैंड थे इसमें, दैट इज कॉल्ड एज सखालिन आइलैंड. सखालिन आइलैंड वॉज अंडर जॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन. ये नाम याद रखिएगा, सखालिन आइलैंड. फिर हम आते हैं 1875 में, देयर वाज ट्रीटी ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग वेयर रशिया सील्स ऑल क्यूरिल्स टू जापान इन एक्सचेंज फॉर रशियन जुरिस्डिक्शन ओवर सखालिन. अब देखिए सखालिन में क्या था, देयर वर 2 कंट्रीज हु वर जॉइंटली एडमिनिस्ट्रिंग दिस आइलैंड. अब ट्रीटी ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग ने इसको पूरा चेंज कर दिया. अब क्या हुआ कि कुरिल के बाकी आइलैंड्स पे जापान का कंट्रोल हो गया, सखालिन पे रशिया का हो गया. उसके बाद 1905 में there was a war between Russia and Japan which is called as Russo-Japanese War. In this war, Japan defeated Russia and Japan now gained the control of southern Sakhalin. ठीक है, अभी तक क्या है कि सैखलिन में किसका कंट्रोल था, रशिया का. बट 1905 में जब रशिया डिफीट हुआ तो जापान ने ऑक्यूपाई कर लिया सदर्न सैखलिन. उसके बाद हम वर्ल्ड वॉर 2 के एंड पे आते हैं. 1945 में जापान इज डिफीटेड बाय द अलाइड फोर्सेस. नाउ सोवियत यूनियन इट ऑक्यूपाइज द एंटायर कुरिल चेन एंड ऑल्सो सदर्न सैखलिन. पहले सदर्न सैखलिन जापान ने कॉन्कर कर लिया था 1905 में. अब क्या हुआ कि सोवियत यूनियन ने पूरा कैप्चर कर लिया इस आइलैंड को. उसके बाद 1951 में जापान जो है वो अपना जो क्लेम था कुरिल आइलैंड में उसको रिनाउंस कर देता है, गिव अप कर देता है इन द ट्रीटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को. ओके, दिस ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन जापान एंड अलाइड पावर्स बट सोवियत यूनियन डिड नॉट साइन दिस ट्रीटी. ओके राइट. अब उसके बाद क्या हुआ कि क्योंकि सोवियत यूनियन ने साइन नहीं किया था, सो जापान क्लेम दैट द 4 सदर्न आइलैंड्स आर नॉट पार्ट ऑफ द कुरिल चेन. जो सदर्न आइलैंड्स हैं, 4 सदर्न आइलैंड्स, वो कुरिल के पार्ट नहीं है.
वो जापान के पार्ट है। ओके, उसके बाद देयर वाज सोवियत जापानीज जॉइंट डिक्लेरेशन आफ्टर द वर्ल्ड वॉर विच रिस्टोर द डिप्लोमेटिक टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज, एंड वेयर सोवियत यूनियन ने बोला कि दे आर गोइंग टू सीड देयर कंट्रोल ओवर शिकोतन एंड हाबोमाई and they are going to give it to Japan. Okay, now Japan claims territorial rights to all 4 southern islands. Okay, मतलब सिर्फ 2 नहीं, पूरे 4। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रशिया ने ये डील साइन नहीं की थी इसके लिए। तो इसके लिए अब क्या हुआ है कि जापान पूरा 4 आइलैंड चाहता है, बट उसको ट्रीटी में से मिल रहा था 2। So Japan has claimed that it has control over all the 4 islands, and that's why Japan has not signed this agreement. The next is Supreme Court. It has asked states to take steps for rehabilitation of children who are on the streets. तो Supreme Court ने डायरेक्ट किया है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को कि they should frame their policy to rehabilitate children in street situation. Okay, and they have to follow the standard operating procedure for care and protection of children इन स्ट्रीट सिचुएशन 2.0। ये जो पूरा ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, इट इज फ्रेम्ड अंडर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ओके, नाउ फ्रेंड्स, प्लीज राइट मी इन द कमेंट बॉक्स that who is the chairman of the National Commission for Protection of Child Rights and when was this body established। अब फ्रेंड्स देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी एक बार फिर से आया था, अब दोबारा इसका चर्चा हो रहा है, सो समवेयर इट बिकम्स इम्पोर्टेंट। इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो साइन हुआ था, ओके, एंड इट वाज मेडिएटेड बाय वर्ल्ड बैंक। इट वाज साइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड इट गेव राइट्स on 3 southern rivers to India and 3 northern rivers to Pakistan। ओके, जैसे कि इंडस, झेलम एंड चेनाब। उसके बाद रवि, ब्यास एंड सतलज, इसके ऊपर इंडिया का कंट्रोल था। सो इंडिया कैन यूज इट फॉर कंजम्पटिव पर्पस, बट जो नॉर्दर्न रिवर्स हैं इंडस, चेनाब एंड झेलम, उसके ऊपर इंडिया उसको कंजम्पशन के लिए यूज नहीं कर सकता है, ठीक है, बट इट कैन बिल्ड दी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। ओके, now again there is one Kwar Rattal and Kwar hydroelectric project on Chenab river which has been now objected by Pakistan. The next is there is one report which is called as United States Commission on International Religious Freedom। ठीक है, ये यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन है ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। इसने अपने एक रिपोर्ट में इंडिया में जो रिलीजियस फ्रीडम कंडीशंस हैं उसको उसने टैग किया है सिग्निफिकेंटली वर्सन्ड इन 2021। So according to this report, United States Commission on International Religious Freedom, the religious freedom condition has worsened. Now, here India has been designated as a, India को देखो कैटेगरी किस कैटेगरी में रखा गया है, कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न। ओके, अब ये 3 साल से इंडिया इसी कैटेगरी में है। उसके बाद जो यूएस का स्टेट डिपार्टमेंट है, जैसे हमारे यहाँ पे होम मिनिस्ट्री होता है, वैसे यूएस का उसको स्टेट डिपार्टमेंट कहते हैं। उनका अपना खुद का एक office hai, which is called as International Religious Freedom, which is not bounded by this report, okay, and it has not accepted this recommendation of this body for the 2 years। The next is former Home Secretary Madhav Godbole is no more। तो ये हमारे लिए 1 लाइनर क्वेश्चन है। तो जो हमारे फॉर्मर यूनियन होम सेक्रेटरी थे, ओके, माधव गोडबोले, he has passed away at his residence in Pune city, and he retired from IAS in March 1993। माधव गोडबोले उस वक्त भी होम सेक्रेटरी थे जिस वक्त बाबरी मस्जिद डिमोलिशन हुआ था। ओके, सो दिस फैक्ट इज इम्पॉर्टेंट फॉर हिम। नाउ हु इज द करंट होम सेक्रेटरी? सो प्लीज राइट मी इन द कमेंट बॉक्स दैट हु इज द incumbent home secretary of India। He was in news related to presenting in Supreme Court about the issue related to Abu Salem, okay, extradition issue of Abu Salem। So please write the name of the incumbent home secretary। The next is Navy to review security scenario। तो यहाँ पे जो सबसे important है कि the first edition of biannual, important है ये, the first edition of biannual Naval Commanders Conference, it began on Monday, where the top brass will discuss the geostrategic situation, and it will be discussed in the backdrop of security scenario in the neighborhood and emerging challenges related to Russia-Ukraine crisis।
ओके तो यहाँ पे जो पार्टिसिपेट कौन कौन करेंगे, यहाँ पे जितने भी ऑपरेशनल और एरिया कमांडर्स हैं नेवी के, दे विल बी पार्टिसिपेटिंग इन दिस 4-day कॉन्फ्रेंस एंड व्हाट दे विल बी डिस्कसिंग ओवर हियर, they will be discussing major operational, material, logistic, human resource development, training and administrative activities. Okay, now the other important things where they are going to focus is that the conference will also focus on addressing the temporary security paradigms. Okay, जैसे कि हम जानते हैं कि इंडियन नेवी इट एम्स फॉर बिकमिंग द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द इंडियन ओशन रीजन, और उसी के अंडर इंडियन नेवी का अपना एक प्लान भी है दैट इज कॉल्ड एज मैरीटाइम कैपेबिलिटी पर्सपेक्टिव प्लान। बहुत इंपॉर्टेंट प्लान है वो इंडियन नेवी का, वेयर इंडियन नेवी वांट्स टू बिकम 170 शिप फोर्स बाय 2027। ओके, एंड सेकेंड हमने कुछ दिन पहले भी पढ़ा था कि इंडियन नेवी इट वांट्स टू इंडिजिनाइज द डिफेंस नेवल प्रोडक्शन इन इंडिया। तो इन प्रोजेक्ट 75 के अंदर ऑलरेडी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, जो लास्ट स्कॉर्पियन क्लास 6th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन थी, इट इज़ अंडर ट्रायल। Okay, then India has project 75I where it will be indigenously building the submarines, diesel electric submarines based on technology transfer. Okay, the next is that chief of the army and the air force will also interact with the naval commanders. Okay, तो आर्मी के जो चीफ हैं और एयर फोर्स के जो चीफ हैं, आर्मी के चीफ इस वक्त मनोज मुकुंद नरवणे ही हैं। 1 मई से मनोज पांडे जो है वो चार्ज लेंगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, और एयरफोर्स के जो हमारे चीफ हैं एयर चीफ मार्शल वीके चौधरी, दे ऑल विल बी पार्टिसिपेटिंग एंड दे विल बी ऑगमेंटिंग द ट्राई सर्विस सिनर्जी। ट्राई सर्विस सिनर्जी का मतलब यहाँ पे इंटीग्रेटेड कमांड जो होता है उसकी बात होगी। ओके, द नेक्स्ट इज यस्टरडे वाज द वर्ल्ड मलेरिया डे। सो यहाँ पे इंडिया इट हैज़ अ विजन ऑफ बिकमिंग मलेरिया फ्री कंट्री बाय 2027 एंड एलिमिनेटिंग मलेरिया बाय 2030। Accordingly, the ministry has released National Framework for Malaria Elimination from 2016 to 2030 and National Strategic Plan 2017-2022. And China was certified malaria free by WHO on June 30th, 2021. Now, over here, our health minister, he has suggested that the private sector, including the private practitioners, they need to align their malaria case management, reporting and other activities with the national program. मतलब अगर उनके पास कोई केस आता है मलेरिया का तो देन दे शुड बी रिपोर्टेड टू आवर नेशनल प्रोग्राम सो दैट वी हैव द क्लियर पिक्चर ऑफ द मलेरिया केसेस इंसिडेंट्स इन इंडिया। ओके, एंड देन he has called for progressive strengthening of healthcare delivery system and improving the multi-sectoral coordination and collaboration. Okay, now the second thing is that he has emphasized the importance of cleanliness in eradicating malaria. So as you can see that Swachhata in our personal and community surroundings and social awareness regarding malaria control and prevention are also important. Then coming to the malaria elimination, the health minister has called for prioritizing the malaria elimination and using technology and innovation to solve this problem. Okay, the next is this statistics. This has resulted into 86.45% decline in malaria cases and 79.16% reduction in malaria related deaths. ओके, देन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में अगर कोई वर्ल्ड डे है, ठीक है, तो उसमें इंडिया का क्या रोल है या इंडिया ने क्या स्टेप लिया है रिलेटेड टू दैट वर्ल्ड डे। फॉर एग्जांपल देयर इज वाटर डे, तो इंडिया ने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या इनिशिएटिव लिया, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो भैया मैनुअल ऑन इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट 2022 वाज रिलीज्ड ऑन दिस ओकेजन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। The next is India is third highest military spender। ठीक है, किसने बोला है ये? सिप्री ने बोला है। ठीक है, सिप्री क्या है? सिप्री इट इज़ द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ है बोलने की ज़रूरत नहीं है, स्टॉकहोम में है। उसके बाद सिप्री का एक रिपोर्ट है, ठीक है, डेटा ऑन ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग which was published by Stockholm International Peace Research Institute. It says that world military spending has grew in 2021 and it has reached a record of $2.1 trillion. It 2.1 trillion despite of economic fallout, pandemic, disruption in supply chain, but the defense spending has increased in this year. Now the important point is that the 5 largest spenders कौन से हैं वर्ल्ड में, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। The 5 largest spenders are US, China, India, UK and Russia. These 5 top spenders they together account for 62% of
एक्सपेंडिचर, बट अगर हम यूएस और चाइना की सिर्फ बात कर लें तो दे अलोन अकाउंट फॉर 52%। अब हम आ जाते हैं इंडिया पे। तो इंडिया की जो मिलिट्री स्पेंडिंग है इट इज $76.6 बिलियन एंड इट इज रैंक थर्ड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। अब कभी कभी क्या होता है कि फैक्चुअली या क्वेश्चंस तो आते हैं, कभी कभी क्वालिटेटिव क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे कि आपसे पूछ सकता है कि क्या इंडिया का मिलिट्री स्पेंडिंग इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है अकॉर्डिंग टू सिप्री रिपोर्ट। तो देखिए यहाँ पे ये बता रहा है कि अगर हम इंडिया की मिलिट्री स्पेंडिंग देखें तो अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो 0.9% इंक्रीज हुआ है, और अगर पूरे 10 साल में अगर कंपेयर करें तो इट हैज़ इंक्रीज बाय 33%। इसके पीछे जो रीजंस हैं दे आर वेरी ईजी टू आइडेंटिफाई, जैसे कि हमारे जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं चाइना और पाकिस्तान के साथ, ओके, देन इंडिया का जो प्रायोरिटाइजेशन है फॉर मॉडर्नाइजिंग देयर आर्म्ड फोर्सेज एंड इम्प्रूविंग द सेल्फ रिलायंस इन आर्म्स प्रोडक्शन। ओके, थर्ड इज अबाउट द डेटा, इट इज कॉल्ड एज एशिया और ओशियानिया में कितना है मिलिट्री एक्सपेंडिचर, देन दैट इज $586 बिलियन। The next is 16 YouTube channels blocked in India on center's order for spreading false and unverified information। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये देखना है कि ये जो ब्लॉकिंग होती है YouTube चैनल्स की वो कौन सी मिनिस्ट्री करती है और किस रूल के अंदर करती है, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो यहाँ पे जो बैन किया गया है 16 YouTube चैनल, इट हैज़ बीन बैन्ड बाय इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। वेरी इंपॉर्टेंट, कौन है हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, प्लीज राइट देयर नेम इन द कमेंट बॉक्स। द सेकेंड इज कि किस रूल के अंदर इसको बैन किया जाता है, तो इज बैंड अंडर रूल 18 ऑफ द IT रूल्स 2021। द नेक्स्ट इज मैक्रोन प्लेजेस टू टैकल डाउट्स एंड डिविजन्स। तो यहाँ पे फाइनली इमैनुअल मैक्रोन हैज वन द 2022 फ्रेंच प्रेसिडेंशियल इलेक्शन and he has become the first president to win a re-election in last 20 years। अगर हम वोट शेयर्स देखें तो ये he was pitted against a far right leader that is Marine Le Pen। Now she has gained vote share in almost all departments, okay, in the second round। अब हम यहाँ पे अगर वोट शेयर देखें तो 2022 में मैक्रोन के जो वोट शेयर हैं वो हैं 58.5%, और जो ली पेन का जो वोट शेयर है शी वन 23 सीट्स, ओके, मैक्रोन हैज़ वन 73 सीट्स, ली पेन हैज़ वन 23 सीट्स, इनका जो वोट शेयर है इट इज़ 41.5%। The next is about labor participation। So labor participation dips to 40% from 46% in 6 years। Now labor force participation rate का मतलब होता है कि people, okay, who are seeking job or who are employed among the eligible population, okay। तो जो हमारा टोटल वर्कफोर्स जो है उसमें से कितने लोग वर्किंग हैं और सीकिंग एम्प्लॉयमेंट, एक्टिवली सीकिंग एम्प्लॉयमेंट, दैट इज कॉल्ड एज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो इंडिया का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, ओके, इट हैज़ डिक्रीज फ्रॉम 46% to 40%। Now this data is very important, that this data has not come from National Statistical Organization but has come from CMIE, Center for Monitoring Indian Economy, okay। उसके बाद अगर हम एब्सोल्यूट टर्म की बात करें तो इंडिया में जो लेबर फोर्स है इट हैज श्रंक फ्रॉम 445 मिलियन टू 435 मिलियन, मतलब 10 मिलियन कम हुआ है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ओके। अगर हम देखें करेंटली 1085 मिलियन इंडियंस दे आर एजेड 15 और अबव एंड दे कैन बी लीगली एम्प्लॉयड, ओके, मतलब टोटल एम्प्लॉयबल लोग कितने रहते हैं इंडिया में 1085 मिलियन, उसमें से जॉब कितने लोगों को मिला है 435 मिलियन, वो भी जॉब नहीं मिल रहा है। दीज आर द पीपल हु आर आइदर वर्किंग और दे आर एक्टिवली सीकिंग द जॉब। दिस इज कॉल्ड एज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। अगर हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अगर वुमेन का भी देखें तो वो भी ड्रॉप हुआ है 15% से 9.2%। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज दैट द डिप इन द पार्टिसिपेशन रेट इज हायर इन द रूरल areas among men, okay। Now see, coming to the urban areas, the rate slide to 37.5% from 44.4% in urban area, which is 7% decline। उसके बाद अगर हम बात करें रूरल एरिया का तो वो 41.4% आ गया है फ्रॉम 46.9%। उसके बाद हम बात करें कि द रेट ड्रॉप इन ऑल द स्टेट्स एक्सेप्ट इन राजस्थान। तो राजस्थान में जो है ड्रॉप नहीं हुआ है, ओके।
Then next is the slide. This slide was more pronounced in the 2 southern states which has a high participation rate to start with. तो अगर हम आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु का बात करें, they had participation rate of 54% and 56% in 2016. Okay, and between these 2 years 2016 and 2022, participation rates in both the states have fallen by 20 percentage point and 17 percentage point in Tamil Nadu and Andhra Pradesh. The next is Elon Musk to buy Twitter for $44 billion. So please write me in the comment box that who is the Twitter CEO. Okay, he is an Indian, so please write the name in the box. Now Elon Musk, he has clinched a deal to buy Twitter Inc. for $44 billion. Now friends, coming to important, the goal of an energy secure South Asia. तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो दिस इज़ वेरी नाइस आर्टिकल. ये कनेक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को SDG के साथ, रीजनल एनर्जी ट्रेड और क्या चाहिए हमें. तो उसके बाद अगर हम एक साउथ एशिया की बात करें तो साउथ एशिया इट हैज़ 4th लार्जेस्ट ग्लोबल पॉपुलेशन. ओके, मीन्स 1/4, 25% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन लिव ऑन 5% ऑफ द वर्ल्ड लैंड मास इन साउथ एशिया. उसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है इट इज़ 340 टेरावाट आवर. ओके, which was in 1990. Now this 340 terawatt hours of electricity produced in 1990 has increased to 1500 kilowatt hour in 2015. उसमें से अगर हम कुछ कंट्रीज के अचीवमेंट्स देखें तो बांग्लादेश इट हैज़ अचीव्ड 100% इलेक्ट्रिफिकेशन. भूटान, ओके, मालदीव एंड श्रीलंका दे हैव अकम्प्लिश्ड दिस टारगेट इन 2019. इंडिया के लिए ये फिगर है 94.4% और अफगानिस्तान के लिए ये फिगर है 97.7% और पाकिस्तान के लिए इट इज़ 73.9%. उसके बाद सबसे चीपेस्ट इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पे है साउथ एशिया में? देन द आंसर इज भूटान. ओके, नाउ सबसे हाईएस्ट प्राइस कहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का? देन इट इज़ इंडिया. उसके बाद अगर हम देखेंगे कि इंडिया इट इज़ ट्राइंग टू मेक अ ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी वेयर इट इज़ एमिंग टू प्रोवाइड 40% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम रिन्यूएबल resources. And second is Pakistan is still struggling to reduce power shortage negatively. Now अगर हम most of the South Asian countries को देखें तो they had aim at providing electricity to every household, reliable and quality electricity to every household. Along with that they are focusing on certain issues like generation of electricity, transmission, distribution, rural electrification, R&D. जो फिर electricity development से related environmental issues involved है या energy conservation, all those are part of electricity policy. ओके, अगर हम यहाँ पे अगर देखें तो ये भी हमें पता चल जाएगा कि इंडिया में, ठीक है, इट रिलाइज हैवीली ऑन कोल वेयर 55% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इज कमिंग फ्रॉम द कोल. दैट्स एक्सप्लेन्स दैट वाई कोल शॉर्टेज बिकम्स अ ह्यूज इशू इन इंडिया. जैसे कि मैंने बताया था आपको 4 स्टेट्स में जो कोल शॉर्टेज थी. Okay, why? Because India currently is relying on coal-based electricity production generation, that is 55%. Nepal में 99.9% of the electricity is coming from hydropower, and Bangladesh में 75% of the electricity is coming from natural gas, और श्रीलंका में oil is the major source of electricity generation and it contributes, and Sri Lanka spends around 6% of its GDP on importing oil for electricity. Okay, अच्छा, what is the importance of electricity now? No country can develop without electricity. इंडिया में भी अगर आप core sector की बात करेंगे, there are 8 core sectors. Okay, with the index of 8 core sectors is released by the advisor in the Department for Promotion of Industry and Internal Trade under the Indian Ministry of Commerce and Industry. So अगर हम ग्लोबली बात करें तो अगर हम 0.46% इंक्रीज करते हैं एनर्जी कंजम्पशन में तो हमारा जीडीपी पर कैपिटा बढ़ता है बाय 1%. ओके, देन इलेक्ट्रिसिटी इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द लाइफस्टाइल एंड आल्सो इकोनॉमी. फाइन. नाउ अगर हम बात करें तो सोलार पावर ड्रिवन इलेक्ट्रिफिकेशन इन रूरल बांग्लादेश इज अ ह्यूज स्टेप टूवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7. तो यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 की बात हो रही है. So which ensures access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all by 2030. That is goal 7. Okay, उसके बाद this goal 7 is also important for realizing sustainable development goal 9, which says that building resilient infrastructure, promoting inclusive and sustainable industrialization and fostering innovation. Along with that, if we want sustainable development goal 4,
फॉर एंश्योरिंग इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन, तो उसके लिए भी इलेक्ट्रिसिटी इज इम्पोर्टेंट। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 विच इज़ रिलेटेड टू एंडिंग पॉवर्टी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 विच इज़ रिलेटेड विद health, they all are connected with the electricity. Okay, now about the green growth. So currently अगर हम देखेंगे कि India is also focusing on green energy. India is going to become net zero carbon emitter country by 2070, and India has the aim to provide renewable energy capacity in India at 500 gigawatt by 2030. Now South Asia, it has a huge reserve of renewable energy, for example hydropower, solar, wind, geothermal and biomass. यहाँ पे ध्यान देना न्यूक्लियर इंक्लूड नहीं किया गया है रिन्यूएबल एनर्जी में. ओके, देन there is a mechanism which is called as clean development mechanism, which is was part of Kyoto Protocol. So this clean development mechanism, okay, it has resulted into India Bhutan hydro trade in 2010. तो यहाँ पे जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, ठीक है, दे कैन एमर्ज इन इलेक्ट्रिसिटी और पावर ट्रेड बिटवीन देमसेल्फ टू रेड्यूस द डेफिसिट. ओके, सो दे कैन कलेक्टिवली बिकम द हब. जैसे कि इंडिया जो है वो सोलार अलायंस जो लीड करता है, ठीक है. उसके बाद बांग्लादेश है, इट इज़ यूजिंग सोलार एनर्जी फॉर प्रोवाइडिंग रूफ टॉप सोलार पैनल प्रोग्राम फॉर inaccessible area in Bangladesh. So they all can converge to solve the energy problem. The next is कि क्या इसकी पहल कभी पहले हुई है, तो yes it has been happened. अगर हम देखेंगे कि South Asian Association for Regional Cooperation SAARC, it has prepared the Regional Energy Cooperation Framework in 2014. Okay, but अभी तक इसके implementation में कोई खास progress नहीं हुआ है. Then there are number of bilateral and multilateral energy trade agreements between India, Nepal petroleum pipeline deal, India Bhutan hydroelectric joint venture, Myanmar Bangladesh India gas pipeline, BBIN sub-regional framework for energy cooperation, and at last Turkmenistan Afghanistan Pakistan India pipeline, okay, which is going to be extended to Bangladesh. Fine. Now यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास इनिशिएटिव बहुत सारे हैं, बट साउथ एशिया का जो रीजनल जियो पॉलिटिक्स है, ओके, इट डिटरमाइंस द समटाइम्स क्या होता है कि इन सब चीज़ों की वजह से एक थोड़ा सा होल्ड लग जाता है इन सब प्रोजेक्ट्स के ऊपर. सो ट्रांसनेशनल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं, ओके, दे आर एंगेज विद मल्टीपल सोशल एंड आइडिएशनल इश्यूज विच हैज़ अ मेजर लिमिटेशन फॉर पीसफुल एनर्जी ट्रेड. ये सबसे बड़ा हिंड्रेंस है, ये ऊपर सारे प्रोजेक्ट्स जो मैंशनड है, ठीक है. जैसे कि अगर बात करें तो नेपाल, इंडिया और बांग्लादेश, ये इनके बीच में एनर्जी ट्रेड काफ़ी होता है. फॉर एग्जांपल इफ यू विल सी, इंडिया एक्सपोर्ट्स 1200 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू बांग्लादेश विच इज सफिशिएंट फॉर 25% ऑफ द डेली एनर्जी डिमांड ऑफ बांग्लादेश. इट इज सप्लाइड फ्रॉम कोकराझार पावर प्लांट इन असम. ओके, देन भूटान एक्सपोर्ट्स 70% ऑफ इट्स ओन हाइड्रो पावर्ड इलेक्ट्रिसिटी टू इंडिया विच इज़ वैल्यूड एट $100 million. फिर जो नेपाल है, ओके, it sells its surplus hydroelectricity to India and also exports fossil fuel to India. तो अब साउथ इंडिया में किसकी ज़रूरत है साउथ एशिया में? तो साउथ एशिया में ज़रूरत है टू रीइंफोर्स द ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेमवर्क टू cater to the growing energy demand among this nation, because this is one of the fastest growing regions of the world. The next is data uninterrupted. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की, ठीक है. ये जो है इसका एक बार फिर से स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम जुलाई 2022 एंड द रिजल्ट्स विल बी नोन बाय 2024. इट वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन 1972-73 एंड द लास्ट सर्वे वाज कैरिड आउट इन 2017-18, जिसके डेटा अवेलेबल नहीं है. जो लेटेस्ट डेटा हमारे पास अवेलेबल है इट इज़ 2011-12. नाउ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सच exercise in India? Because they help in determining the poverty level in India, rebasing the GDP calculation in India. So that's why a fresh survey is very important to determine everything related to poverty, rural income, GDP, etc. So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with the daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.